से ठीक पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलेगी तो 100 दिन के अंदर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जहाँ पे झुग्गी है उनको मकान मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। और उसी कड़ी में कुछ लोगों को जेलरवाला पार्क में यहाँ पे चाबी भी दी गई थी। अंदर चलेंगे, दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या सुविधा है और लोग कितने यहाँ पे खुश हैं और कितने लोगों को दिल्ली में मकान दिए जाने की ज़रूरत है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि यमुना को हम साफ़ करने की प्रक्रिया शुरू करा देंगे। यमुना साफ़ होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और साथ साथ ये भी कहा था कि दिल्ली को ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति दिलाएंगे और राजधानी को एक ड्रीम कैपिटल बनाएंगे। आदित्य द्विवेदी जी, क्या लगता है कि सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है? देखिए, शपथ लेने के पहले ही एलजी एक्टिव हो गए थे, गंगा की सफाई, यमुना की सफाई की गई थी और उसके अलावा एयर पोल्यूशन को लेकर के बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। जिस समय हम लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम को मना रहे हैं उस वक्त रेखा गुप्ता सरकार एक व्हीकल्स को लेकर के कैबिनेट की बैठक कर रही है जिसमें पोल्यूशन को दूर किया जा सके और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, यानी कि एक पॉलिसी तैयार कर रही है जिस पॉलिसी के तहत एयर पोल्यूशन को कम करने की दिशा में काम तेजी से चल रहा है। कुल मिलाकर के जो वादे किए थे उनको पूरा करने की कोशिश और कवायद सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई है। तो 100 दिन का उनका प्रण था कि काम दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ चलेंगे। जो ये गंगा और यमुना है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी स्वाभिमान अपार्टमेंट, आप दर्शकों को याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आके खुद चाबी दी थी और लोगों से संवाद करके और बताया था कि उनकी योजना है कि जहाँ पे झुग्गी है उसको एक मकान विकसित किया जाए और लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो उसको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ क्या घर दे देने से काम पूरा हो जाएगा? नहीं, नगर निगम को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से गंदगी का पूरा अंबार है, गंदगी का अंबार है, उसको साफ़ करने की ज़रूरत है। साफ़ करने की ज़रूरत के साथ साथ आप देख रहे हैं जो ओपन डेफिकेशन की स्थिति है, यहाँ पे लोग ओपन डेफिकेशन कर रहे हैं, जबकि भारत को ओपन डेफिकेशन का सर्टिफिकेट मिलना बाकी है, लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रे कैटल्स बेसिकली ये गाँव की गैया हैं जिनको यहाँ पर छोड़ दिया गया है। और बाईं तरफ अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि आप दिखा सकते हैं कि किस तरीके से कचरा और वहाँ पे गार्बेज पड़ा हुआ है। यहाँ से आप दिखा सकते हैं कि लोगों को किस तरीके से यहाँ पे सजग करने की ज़रूरत है। और सजग होने के साथ साथ सरकार की उन तमाम एजेंसियों को, चाहे वो डीडीए हो, नगर निगम हो, उनको काम करके इसको निष्पादित करने की ज़रूरत है, इसको निस्तारित करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बीमारी का घर है। और सिर्फ चाबी दे देने से या प्रधानमंत्री के सोच लेने मात्र से समस्या तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक जनता अपनी भागीदारी नहीं निभाएगी। जनता भागीदारी निभा रही है ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गंदगी का अंबार है उससे लगता है कि निश्चित तौर पे गंदगी यहाँ के लोगों ने फैलाई होगी। चलते हैं गंगा और यमुना में कि देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है। और लोगों के ड्रीम प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि सबको घर देंगे, जहाँ पे झुग्गियाँ हैं उसको एक हम स्तरहीन जिंदगी से उठा के एक इज्जत की ज़िंदगी देंगे। और शायद इसीलिए इस अपार्टमेंट का नाम स्वाभिमान अपार्टमेंट्स रखा गया था। तो अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ चलते हैं इस अपार्टमेंट में। इस वक्त हम आ चुके हैं स्वाभिमान अपार्टमेंट में और यहाँ पर हम दिखाएंगे लोग किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अगर इससे पहले के अगर हम दृश्य को आपको शब्दों के माध्यम से समझाएं तो यहाँ पर झोपड़पट्टी हुआ करती थी, जे कॉलोनी हुआ करती थी और इस झोपड़पट्टी में लोग गैर स्तरीय जीवन अपना जीवन जीने को मजबूर हुआ करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री की पहल के बाद यहाँ पर ये आलीशान मल्टी स्टोरीज आप देख सकते हैं और वेल मेंटेन है। यहाँ पर अंदर से अगर हम जब अंदर एंट्री कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से, जैसे कोई भी मल्टी स्टोरीज दिल्ली में है प्राइवेट, जिस तरह से उनकी साफ़ सफाई है और जिस तरह से अंदर ग्रीनरी का भी ख्याल रखा गया है ताकि बच्चे अंदर खेल सकें और देख सकें, तो वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये ग्रीनरी, ये सुंदरता और ये सारा का सारा एक स्वच्छ वातावरण स्थायी रूप से बना रहेगा? जैसा कि हमने बाहर देखा हुआ था, बाहर गंदगी का अंबार था, कूड़ा करकट था, यानी कि कूड़ा उठाने का जो सिस्टम है वो प्रॉपर यहाँ नहीं हो पा रहा है। और ये पार्किंग लेन नीचे गई हुई है जहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, दोपहिया खड़ा करेंगे या जिस भी साधन से वो चलते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं अब अंदर किसी अपार्टमेंट में चल करके कि किस तरह का वो परिसर है, किस तरह का स्पेस है, कैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यदि एक परिवार में 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो वो किस तरह से उसमें रह पा रहे हैं। तो आइए हम आपको लेकर के वहीं चलते हैं सीधे। कि दिल्ली सरकार उन लोगों को घर दे जो झुग्गियों में रहते थे। ये है स्वाभिमान अपार्टमेंट का एक कमरा।
स्वाभिमान अपार्टमेंट में हम सिर्फ ये दिखाएंगे कि कैसे ये कमरा है, छोटा छोटा कमरा यहाँ पे बना के लोगों को साफ़ सफाई के साथ सब कुछ, यहाँ पे लिफ्ट भी है, यानी किसी को कोई परेशानी ना हो। परेशानी के साथ साथ ये मकान देख सकते हैं कि साफ़ सफाई का पूरा व्यवस्था की गई है, और पूरा व्यवस्था करने के साथ साथ यहाँ पे इज्जत एक तरीके से लोगों को देने की कोशिश की गई है। और इज्जत ये देने की कोशिश की गई है कि आप देख सकते हैं कि साफ़ सफाई एक दो तीन, एक छोटा सा किचन भी है। ये किचन है, एक छोटा सा किचन के साथ साथ दिखाइए, ये किचन है, किचन के साथ साथ ये कमरा है, कमरा के बगल में एक टॉयलेट है, टॉयलेट के बाद एक दूसरा कमरा है। आप लोग यहाँ पे कब से आके रहे हैं? कल से रहना। चाबी कब मिली? चाबी कब मिली? ये रहने देना, ये इनको पता है। जी बताइए। सर मैं यहाँ से 2 हफ्ते से रह रहा हूँ। मेरे को चाबी मिली थी यही 10-15 दिन हो गए सर, 15 दिन हो गए। आप लोग खुश हैं? आप सही है। बाबूजी ये बिजली कम आए, हम गरीब आदमी, हम इसका भर नहीं पाएंगे बस। तो बिजली का रेट कम आए, ये लोगों की एक अपील है, और लोगों की अपील ये है कि हम गरीब आदमी हैं, और अगर बिजली ज़्यादा महंगा आएगा तो हम वहाँ पे नहीं भर पाएंगे। अपार्टमेंट में कुछ लोगों को चाबी मिल गई, कुछ लोगों को अभी भी चाबी का इंतजार है। कुछ लोग कह रहे हैं जी क्या दिक्कत है आप लोगों को? सर हम लोग को चाहते हैं हम लोग शिफ्ट हो जाएं इसमें, हम लोग को गांव जाना है, बहुत परेशानी हो रहा है। अभी तो हम गए नहीं तो क्या बताएं, जब जाएं जल्दी हम लोग चाहते हैं जल्दी जाएं, कहाँ जाना? रूम में जाएं। आप क्या कह रहे हैं? यही में जाना है। कहाँ से आया लैला? कहाँ से आई हैं? गांव से आई है, इसी में जाना चाहती हूँ, शिफ्ट हो जाऊँ। पहले कहाँ रहती थी? पहले तो यही रहती थी, फिर यही में जेलर। तो ये लोग यहीं के लोकल लोग हैं जो इसी झुग्गियों में रहते थे, और इन्हें इंतजार है कि जल्द से जल्द इनको चाबी मिले और अपने कमरे में जाएं, ताकि एक स्वाभिमान की ज़िंदगी और इज्जत की ज़िंदगी लोगों के साथ ये भी जी सकें। अपार्टमेंट बनाया गया है ताकि लोग अपना जीवन इस तरह ही जी सकें, और दूसरी तरफ उसके ठीक सामने यदि हम दृश्य देखें तो यहाँ पर खुले में शौच प्रक्रिया लोगों की जारी है, और गंदगी भरपूर है। ये मतलब यहाँ से यदि आप निकलेंगे तो नाक में कपड़ा लगाना होगा, इतनी ज़्यादा बदबू है यहाँ पर कि उसका जिक्र करना बड़ा मुश्किल है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर लोग आते हैं और शौच करके चले जाते हैं। तो ज़रूरत ऐसे में है कि एमसीडी नगर निगम यहाँ आए, देखे और इन लोगों के लिए कोई शौचालय की व्यवस्था करे, ताकि ये जो खुले में शौच वो बंद हो सके, और एक यहाँ कर आसपास शुद्ध और साफ हवा का वातावरण बन सके। विधायक महेंद्र नागपाल जी, जिनकी अध्यक्षता में अशोक विहार में लोगों को चाबी दी गई थी, जिनका घर पहले झुग्गी का था और पक्का मकान दिया गया, इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए और क्या व्यवस्था है? देखिए, जेलरवाला बाग के अंदर 1672 मकान बने थे, जिसमें उनको धीरे धीरे जो है अब अलॉटमेंट दी जा रही है, क्योंकि थोड़ी सी बिजली के बिल, बिजली के मीटर और पानी का प्रॉब्लम थी, उसको उन्होंने सॉल्व कर लिया है। अब वो उनको कह दिया है कि आप ये झुग्गी खाली करिए और वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। वो शिफ्ट भी हो गए हैं, और मुझे लगता है महीने सवा महीने के अंदर ये सारा काम पूरा हो जाएगा। और मोदी सरकार ने जिस प्रकार से पहले भी आवास योजना के निमित्त ये काम किया है, और अब तो सरकार हमारी बन गई है, तो डीडीए से जो जगह मिलेगी या दिल्ली सरकार की जगह भी, वहाँ पे ये योजना को हम आगे बढ़ाएंगे। आप ये देख सकते हैं बोर्ड जिसमें लिखा हुआ है कि इन सिटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट स्वाभिमान अपार्टमेंट जेलरवाला बाग अशोक विहार। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था। इस जगह मनोहर लाल खट्टर थे, जो कि एक यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर है, धर्मेंद्र प्रधान जी है, सुकांता मजूमदार है, तोखन साहू जी है, हर्ष मल्होत्रा जी है, और विजय कुमार सक्सेना जो यहाँ पे उपराज्यपाल थे। मैं इस कार्यक्रम में आया था, और मैं आपको बता सकता हूँ कि सरकार ने अगर कहा था कि आपको हम चाबी देंगे और घर देंगे, तो सरकार ने घर और चाबी देने की अपनी प्रक्रिया को पूरी की है। लेकिन साफ़ सफाई यहाँ के लोगों को रखनी पड़ेगी, और यहाँ की व्यवस्था अच्छी हो, ये वही लोग स्थापित कर पाएंगे जो यहाँ पर रहते। जब रेखा सरकार कुर्सी पे बैठी तो लोगों को लगा कि यमुना साफ़ हो जाएगी। उनके सारे मंत्री घूमते हुए टहलते हुए नजर आए, और सब जगह उन्होंने छापा मारा कि यमुना में कोई गंदगी न फैलाई जाए। इसी घाट पे स्थिति ये थी कि बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, और यहाँ पे जगह जगह बोर्ड लगाए गए थे। आप देख सकते हैं कि प्रार्थना कि इसमें यहीं पे दान पात्र में यहीं पे डालें, वो अंदर चला गया है। लोगों ने उसको धक्का दे के अंदर कर दिया, और उसके बाद देख सकते हैं कि जगह जगह पे पूजन सामग्री ला के लोगों ने डाल दिया है।
तो यमुना के सफाई का आलम ये है कि जब सरकार बनी, सरकार हरकत में आई, मोदी जी ने कहा था कि यमुना साफ़ हो जाएगी, यमुना साफ़ करने की कोशिश की गई। अब बात जो है वो CETPs और ETPs पर आकर रह गई है। जलकुंभी आप देख सकते हैं, जलकुंभी बीचों बीच, अभी हमने आपको पीछे बोट क्लब से दिखाया, अब दिखाया कि बीचों बीच जलकुंभी जो है वो तैरती हुई आगे जा रही है। एक तरीके से कहूँ कि उत्तर प्रदेश की तरफ या ओखला बराज से होते हुए आगे आगरा की तरफ। आदित्य भाई, जब कोशिश ये थी, हम लोग पीछे भी आए थे कि यमुना साफ़ हो जाएगी और ये उम्मीद की जताई जा रही थी कि यमुना साफ़ हो जाएगी, अरे करीब 30-40 दिन हुए हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रहा है? देखिए, जो भी प्रयास बहुत तेज़ी से किए गए थे, उम्मीद जगी थी दिल्ली वासियों को कि यमुना अब साफ़ हो ही जाएंगी, वो उम्मीद जो है धराशायी होती दिख रही है। उसकी वजह है कि वो जो दृश्य है सामने, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे सरद बारिक से कि वो दिखाएं, वहाँ पर एक स्पेशली जलकुंभी को हटाने के लिए एक मशीन लगाई गई थी। वो मशीन देखिए हटाते हटाते हमें लग रहा है चोक हो गई है, और जो बैरिकेड सा किया गया था ड्रम लगा करके कि सारी कुंभी यहाँ रुकेगी और यहाँ से निकाल के उसको बाहर किया जाएगा, लेकिन वो यमुना के उस बैरियर को क्रॉस करके अब आगे बहती हुई जा रही है, जिसका आपने जिक्र किया, कालिंदी कुंज की तरफ आगे बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश की सीमा की तरफ आगे बढ़ रही है। तो जो भी कोशिशें थी, अगर वो लगातार उतने ही उत्साह, उतने ही लगन और उतने ही जोश खरोश के साथ नहीं होंगी, तो हमें नहीं लगता है कि यमुना बहुत लंबे समय तक फिर भी साफ रह पाएंगी। जो भी वायदे थे, जो जिसके दम पर सरकार में आई है भाजपा और जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, वो बड़ा कारण है, और इस तरफ बहुत सीरियसली गंभीरता के साथ सोचना ही पड़ेगा और प्रयास भी करने होंगे। अब बात रही कि प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास कौन करेगा? लेफ्ट साइड में अगर आप चलें तो देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे कचरा रखा हुआ है। उसको दूसरी तरफ देखें कैसे वहाँ पे लोगों ने पूजन सामग्री को ला के रख दिया है, और दाएं साइड में अगर आप देखें तो किस तरीके से हवन सामग्री और पूजन सामग्री के साथ साथ घर का जितना कचरा है वो ला कर यहाँ पर रख दिया। मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो चीज़ें आपके घर में नहीं रह सकती, उसके लिए यमुना कैसे उपयुक्त है। इसका मतलब ये है कि आप अपने घर को तो साफ़ रखना चाहते हैं, लेकिन यमुना साफ़ हो आपकी कोशिश नहीं है। कोशिश इसलिए नहीं है क्योंकि गंदगी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना है। अगर यमुना मैली है तो उसके लिए रेखा गुप्ता जिम्मेदार है, अगर यहाँ पे कोई दुर्घटना होती है तो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, और अगर यमुना मैली रह गई तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस हमने अपने घर के कचरे को ले जाकर यमुना में डाल दिया। अब चल के देखते हैं जहाँ से यमुना आरती होती है वहाँ पे क्या हो रहा है। ये भाई साहब, जिस तरीके से गंदगी थी अब तो फिर से गंदगी आ गई। नहीं, ये गंदगी नहीं है, ये तो रोक लगा के सारी गंदगी निकालने के लिए इंतजाम कर रहे हैं ना। ये जो पूजन सामग्री और हवन सामग्री है, ये क्या है फिर? ये इधर है ना, सब निकाल के इनमें डाल रहे हैं। मुझे बताएं ना, ये क्या है? ये क्या है? जो कूड़ा वो क्या है? हाँ, वो डस्टबिन में डाल रहे हैं ना। नहीं, आंखें खोलिए जरा, ये बताइए ना, ये क्या है? कृपया इसे विसर्जन पात्र में डालें। वो क्या है? वो तो अंदर चला गया। नहीं, वही पानी बढ़ गया ना, पानी लेवल पहले वहाँ था, अब यहाँ हो गया है। यहाँ हो गया। तो जनता को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की अब गई? इन्होंने यहाँ रख दिया ना, यहाँ डालो, इसमें डालो। और ये क्या बनाया जा रहा है? आरती होती है ना यहाँ पे, जो यमुना आरती, और ये सफाई अभी काम चल रहा है, अब कर रहे हैं। शुरू में तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ही, इनको एकदम से नहीं होता कुछ भी। बाकी सरकार काम कर रही है, लेवल बढ़ा है पानी का, और देख रहे हैं आप ये सारा कूड़ा धीरे धीरे निकालना शुरू कर रहे हैं, मशीनें भी आ गई हैं और बहुत फ़र्क लग रहा है। पहले तो बिल्कुल यहाँ एकदम बदबू थी, कूड़ा बदबू आती थी, अभी इसमें बदबू नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि नकल बनारस को करने की है। नकल अगर हम बात करें तो एक तरीके से कहें तो साबरमती रिवर फ्रंट को करने के। आपको लगता है कि साबरमती रिवर फ्रंट बना पाएंगे? देखिए, ये बहुत दूर की कौड़ी है। इतना जिस तरह से यहाँ का जो नज़ारा समझ में आ रहा है, और 45 दिन में जो कोशिशें की गई हैं, उसके बाद फिर से यमुना गंदगी की गिरफ्त में आ रही हैं, तो बहुत बड़ी कवायद है। नहीं लगता है कि बहुत जल्दी ये सब कुछ संभव हो पाएगा। जो कुछ गुजरात में हो पाया है वो यूपी की गंगा में नहीं हो पाया, वो यमुना में होता फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। तो आखिर इसके लिए जनता जिम्मेदार है, और जनता के साथ साथ यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं। बाबा, ये यमुना कैसे साफ होगा जब जनता इतना गंदा डाल रही है? भगवान साफ करेंगे, मोदी जी का संकल्प साफ करेगा। जनता कुछ नहीं करेगी। जनता कभी आज़ादी की लड़ाई में मुट्ठी भर लोग लगे थे ना, तो इसमें इस पवित्र काम में मुट्ठी भर लोग हैं, तो
मुट्ठी भर बहुत लोग हैं, एक चिंगारी ज्वालामुखी बन जाती है। तो एक भगवान श्री कृष्ण के बाद अगर यमुना की किसी ने सुध ली है तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये लोगों ने आके यहाँ पे कचरा डालना तो बंद नहीं किया? जी नहीं। तो क्या ये ताली बजाने से और ये हनुमान भजन गाने से यमुना साफ हो जाएगी? नहीं जी, करना पड़ेगा इसे। कौन करेगा? सरकार करेंगी, हम लोग भी लगे हुए हैं प्रयास से। यमुना फाउंडेशन साफ किया है, ये पेड़ लगाए हैं, प्रयास चल रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है ये शिक्षा का विषय है। जब हम छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में जा रहे हैं, उनको शिक्षित कर रहे हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं। और हमेशा राम के समय भी रावण रहा, श्री कृष्ण के समय भी कंस रहा, तो कंस के लोग हैं जो ये गंदगी फैला रहे हैं। तो ये कंस के लोग हैं जो गंदगी फैला रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ। आप देखिए यहाँ पे क्या हाल है कि लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि इसको गंदगी फैलाने में अपना योगदान जारी रखा। और आप देख सकते हैं जलकुंभी। विनम्र प्रार्थना, कृपया इसे विसर्जन पात्र में डालें। विसर्जन पात्र अंदर चला गया। सरकार की कोशिश है कि हम इसको साफ करेंगे, लेकिन साफ कैसे करेंगे? जनता की भागीदारी शून्य है। सरकार की इच्छा शक्ति, अभी ये कहना तो शायद जल्दबाजी होगा कि सरकार की इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर है या क्षीण है, लेकिन सरकार को जिस रफ्तार से यहाँ पे काम करना चाहिए, जिस रफ्तार से काम कर रही है, उसमें थोड़ा सा और गति लाने की आवश्यकता है। और इसके लिए एक ठोस योजना बनाने की ज़रूरत है, तभी यमुना साफ़ होगी। वरना फिर यमुना कागज़ों पे जैसे पिछले 25 साल में साफ़ हुई है, आगे भी 10 साल साफ़ होती रहेगी। चुनाव से पहले मोदी जी ने वादा किया था कि दिल्ली को हम जो लोग झुग्गी में रहते हैं उनको मकान देंगे। वो हमने आपको दिखाया और वास्तव में दिया है। उसके बाद हम आए यमुना की सफाई पे। यमुना पे सफाई के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो प्रयास सरकार के लिए सराहनीय हो सकते हैं, लेकिन अगर उसको खुले आंखों से देखें तो वो नाकाफ़ी है। और तीसरा क्या था? तीसरा एयर पोल्यूशन। दिल्ली जो पोल्यूशन के लिए बदनाम हो चुकी है, काले धब्बे की तरह एक पोल्यूशन का कलंक लगा हुआ है, उसको दूर करने के लिए जाम से निजात दिलाने और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और इलेक्ट्रॉनिक वाहन आगे बढ़ाने, इसकी कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। और चलो अब हम लोग वहीं चलते हैं और देखते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जगह जो है वो सराय काले खान का, एक कह दूं कि वो जलेबी वाला घुमावदार फ्लाईओवर है, जिसको हम बारापुला भी करते हैं। वहाँ पे सुनहरी बाग नाला भी जाके गिरता है। तो वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि मोदी जी ने जो कहा था कि 100 दिन में सरकार ये करके दिखाएगी, उसका क्या हुआ। दिल्ली की रफ्तार को धार देने की कोशिश में मोदी ने उन तमाम योजनाओं पर निगरानी शुरू कर दी है जो 100 दिनों में सरकार को और ज़्यादा गति से शुरू करने की या उसे बढ़ाने की आवश्यकता थी। इस समय जहाँ पर हम हैं, ये है बेसिकली CWG टनल, या इसको भैरव मार्ग अंडरपास भी कहते हैं। इसके बन जाने के बाद आप ये मान के चलिए कि न्यू दिल्ली का इलाका जो ल्यूटियंस जोन है, कनॉट प्लेस का इलाका है, उससे यात्रा सुगम हो जाएगी। अभी बहरहाल अगर हम बात करें कि सेंट्रल दिल्ली को रेस्ट ऑफ दिल्ली से या नोएडा से या बदरपुर वाले इलाके से जोड़ने के लिए आने जाने के लिए लोगों को घंटों की मशक्क़त करनी पड़ती है। और इसी कोशिश में शायद मुख्यमंत्री और यहाँ के PWD मिनिस्टर कई बार बारापुला रोड पे गुजर चुके हैं, कई बार वहाँ पे निगरानी कर चुके हैं, जाके वहाँ के कार्य की समीक्षा कर चुके हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि वो तमाम फ्लाईओवर्स अभी तक नहीं बने हैं, उनको जल्दी बना के मयूर विहार की तरफ बाईपास कर दिया जाए, ताकि जिन लोगों को कन्नॉट प्लेस से नोएडा जाना है या गाज़ियाबाद जाना है या मेरठ जाना है, या अगर हम बात करें कि उससे उधर जिनको आगरा एक्सप्रेसवे पे जाना है, उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर की और परेशानी का सामना न करना पड़े। तो चलते हैं अपने सहयोगी आदित्य के साथ सराय काले खान, जो एक हब के तौर पे डेवलप किया जा रहा है, और इसलिए डेवलप किया जा रहा है कि दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या दूर हो जाए। और मोदी ने यही तो कहा था कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो दिल्ली को एक मॉडल कैपिटल बनाएंगे। मोदी जी ने वादा किया कि दिल्ली की जनता को एक सुगम यातायात व्यवस्था देंगे और इसको मॉडल शहर के रूप में विकसित करेंगे, राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। और RRTS उन्हीं का प्रयास है, जिसको रैपिड रेल हम बोलते हैं, जो यहाँ से दूधनहेरा मेरठ तक जाएगी। आदित्य,
आपको नहीं लगता है कि इसके बन जाने से और इसके शुरू हो जाने से ट्रैफिक की व्यवस्था जो यहाँ पे है वो काफ़ी सुगम हो जाएगी? अब बिल्कुल देखिए, मेरठ से बड़ी संख्या में आसपास के जो ज़िले हैं, बड़ी संख्या में वाहनों से लोग अपने निजी वाहनों से दिल्ली के लिए हर रोज़ आते हैं। ये संख्या थोड़ी मोड़ी नहीं है, ये लाखों की संख्या है। अगर हम दिल्ली में वाहनों की बात करें शर्मा जी, तो 76 लाख से ज़्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन है परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक। दिल्ली एनसीआर के अगर शहरों को मिला लें तो 1.5 करोड़ के आसपास यहाँ पर वाहन रजिस्टर्ड है, मतलब पूरे दिल्ली एनसीआर, जिसमें नोएडा भी आता है, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव भी है। तो इसको रोकने के लिए ये अपने जगह रुके रहें, शहर में रुके रहें, और यहाँ अगर आए तो मेट्रो से आए, तो ऐसे में रैपिड मेट्रो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी और आने वाले समय में ये एयर पोल्यूशन को रोकने में बड़ा काम करेगी। क्योंकि जो पोल्यूशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आईआईटी कानपुर सहित 3 संस्थाओं ने सर्वे कराए हैं, जिसमें 20% से लेकर 41% तक जो पोल्यूशन बढ़ाने का काम है, एयर पोल्यूशन बढ़ाने का, वो वाहन करते हैं। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और अच्छा प्रोजेक्ट। आदित्य, इनको देख के ऐसा भी लगता है कि जो पीछे की जो 11 साल की सरकार थी, जिसको जिस रफ्तार से इस पर काम करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, नहीं तो अगर उस रफ्तार से काम होता तो ये प्रॉब्लम अभी नहीं रहती। देखिए, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, तब आम आदमी पार्टी की सरकार ने बजट को रिलीज़ किया हुआ था। तो इसमें जो एक सामंजस्य होना चाहिए पिछले 10-11 सालों में, उसमें भारी कमी रही, जिसका नतीजा था ये जो प्रोजेक्ट थे, जो समय में टाइम बाउंड हो जाने चाहिए थे, एक जो उनका टाइम तय था, डेडलाइन तय थी, उसमें ये पूरे नहीं हो पाए हैं। अब जबकि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आ चुकी है, तो ऐसे में इन जो भी प्रोजेक्ट है, रुके हुए प्रोजेक्ट या धीमी गति के प्रोजेक्ट, इनको तेज़ी मिलेगी और जो पोल्यूशन की समस्या है उससे जल्दी निजात मिल पाएगा। तो आपने देखा कि इससे कैसे पॉल्यूशन को राहत मिलेगी, हमारे सहयोगी बता रहे थे। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी चुनौती रेस्ट ऑफ दिल्ली को उन तमाम नोएडा से जोड़ने की ज़रूरत है, जो लोग आगरा से आते हैं उनको जोड़ने की ज़रूरत है। या अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा, जो है कि एक बहुत बड़ा रेजिडेंशियल हब है, इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद, मयूर विहार, उन तमाम जगह, उसके लिए बारापुल्ला नाले की बात करें, बारापुल्ला बनाने की जो परिकल्पना थी वो दरअसल शीला दीक्षित ने शुरू की थी, लेकिन बीच में 11 साल ठप रहा। अब जब वहाँ पे सरकार बनी रेखा गुप्ता की, तो उसके बाद उनके मंत्रियों ने उसका दौरा किया और दौरा करने के बाद ये सुनिश्चित किया कि इसको जल्दी बनाया जाए, ताकि रेस्ट ऑफ दिल्ली को सेंट्रल दिल्ली से, यानी कम से कम ल्यूटियस दिल्ली से जोड़ा जाए। उसके लिए मैं और आदित्य चलते हैं बारापुल्ला पे दिखाते हैं कि कैसे उसको प्रोजेक्ट को बना के आगे जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। मोदी के सपनों की दिल्ली, उन्होंने अपने वर्कर्स को हमेशा बुला के ये कहा कि मैं दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाना चाहता हूँ, और वर्ल्ड क्लास कैपिटल के लिए क्या ज़रूरी है कि यातायात सुगम हो। यातायात सुगम होने के साथ बिजली और पानी की समस्या दूर हो, पॉल्यूशन की समस्या दूर हो। तो अब जो एक बॉटल नेक है पिछले कई साल से, शीला दीक्षित के चले जाने के बाद एक बॉटल नेक बन गया केजरीवाल सरकार के पूरे 11 साल के कार्यकाल में, वो है सराय काले खान का इलाका, जिससे अगर हम बाईं तरफ की बात करें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, तमाम जगह जाने वाले लोग और दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा। दाहिने तरफ की अगर हम बात करें तो दाहिने तरफ में मॉडल टाउन आपका, अगर हम चलें तो नोएडा का भी हिस्सा, उसके बाद इंदिरापुरम, पूर्वी दिल्ली का बहुत सारा हिस्सा, वो सारा हिस्सा जो है एक तरीके से चौक है। और आप यकीन मानिए कि सुबह हो या शाम, अगर आप सराय काले खान के जाम में फंस गए तो आपको 45 मिनट का समय लगेगा। आदित्य, सरकार की कोशिश, यहाँ पे रेखा गुप्ता कई बार आके विजिट कर चुकी है, यहाँ पे प्रवेश वर्मा भी आके कई बार विजिट कर चुके हैं। उनकी कोशिश ये है कि जितने भी यहाँ पे बारापुल्ला, ये बारापुल्ला है बेसिकली, बारापुल्ला के जितने क्लोवर लीफ के जितने भी सड़क है उसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। देखिए, उस स्तर पर काम चल रहा है, और जैसे अभी हम लोग जिस पुल पर B2C कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उसको समय से बहुत पहले बनना चाहिए था, लेकिन बजट रिलीज़ नहीं होने की वजह से केजरीवाल सरकार ने उसमें देरी बहुत हुई है। अब जबकि जैसा मैंने पहले भी बोला, डबल इंजन सरकार होने के बाद जो रफ्तार है विकास कार्यों की, वो तेज़ी पकड़ रही है, और आने वाले समय में बहुत जल्द जो भी शीला दीक्षित के समय के प्रोजेक्ट थे उनको रफ्तार मिलेगी और वो पूरे होंगे। जब वो पूरे होंगे तो ये जगह जगह लगने वाला जाम, जहाँ 45 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक जाम में लोग फंसे रहते हैं पीक आवर में, उससे निजात मिलेगी। और बढ़ते हुए पोल्यूशन, जो निजी वाहन हैं वो भी दूर होंगे, क्योंकि इस सरकार ने सबसे पहले प्राथमिकता पर व्हीकल्स पॉलिसी को बनाने का निर्णय लिया हुआ है, कबाड़ नीति को बनाने का निर्णय लिया हुआ है, जिसके तहत
इलेक्ट्रॉनिक वाहन बढ़ाए जाएंगे और गाड़ियाँ जो बसें हैं ट्रैफिक जो लोकल बसें हैं वो बढ़ेंगी, मेट्रो का दायरा बढ़ेगा, तो तय बात है कि जो निजी वाहन है वो कम निकलेंगे और इस तरह से जाम से भी निजात मिलेगा और पोल्यूशन से भी निजात मिलेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि बारामुल्ला की सभी सड़कों के बन जाने के बाद पूर्वी दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, उन तमाम लोगों को विश्व के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक एम्स पहुंचने में मात्र 15 से 20 मिनट का समय लगेगा और ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इस एपिसोड में इतना ही। अपने सहयोगी आदित्य और वीडियो जर्नलिस्ट शरद बारिक के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।